नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछला एक वीडियो डाला था खान साहब का और वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और मैंने पूछा भी था कि बहुत से भाइयों का फ़ोन भी आया था कि खान साहब का वीडियो एक बार फिर ले। नमस्कार खान साहब। नमस्कार, आदाब अर्ज है उदित जी। खान साहब, पिछला वीडियो आपका डाला था वो काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद आया, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? पिछला वीडियो में करीब 4,38,000 लोग अभी तक देख चुके हैं जी। और करीब समझ लीजिए आपके 3 से 4 हज़ार लोगों ने मुझे फ़ोन किया है। तो 3-4 हज़ार लोगों के फ़ोन में ज़्यादातर लोगों ने एक ही बात बताई कि जानवर जो है वो सस्ता लेना चाहिए गोट फार्म के लिए। तो जितने भी नए फार्मर हैं सबके दिमाग में एक ही बात है कि जानवर क्या है, जानवर तो 4,000-5,000 रुपये में मिल जाता है और उनकी जो है मेंटेलिटी यही है कि गोट फार्मिंग के लिए 3,000-4,000 रुपये में जानवर मिल जाता है। तो ये तजुर्बा मुझे रहा कि लोग जो है सस्ता जानवर या देसी जानवर पालने के मूड में रहते हैं क्योंकि उनको गोट। तो खान साहब, जैसे कि मंडी से भी, जैसा बकरा मंडी में भी सस्ते जानवर मिलते हैं, तो लोग वहाँ पे जाके पता कर लेते हैं कि मंडी में तो सस्ता मिल रहा है और फार्म पे महंगा मिल रहा है, तो कंपेयर करके ही इस तरह की बात करते हैं। तो आपका क्या सोचना है इसमें? मेरी सलाह ये है कि मार्केट में या हाट में जो जानवर मिलते हैं वो जानवर 99% इन्फेक्टेड जानवर रहते हैं, उनमें डिवर्मिंग किया हुआ नहीं रहता है और टीकाकरण भी उनमें नहीं होता है, उनकी कोई ठीक से देख रेख भी नहीं होती है। तो इसलिए मार्केट का जानवर सस्ता रहता है, जबकि फार्म का जानवर और मार्केट के जानवरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फार्म का जानवर ड्यूली वैक्सीनेटेड होता है, डिवर्मिंग किया हुआ रहता है और उसको ठीक से पूरा अगर नया फार्मर लेता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, बीमारी नहीं होती। फिर भी खान साहब, फार्म से ही क्यों खरीदना चाहिए जानवर? फार्म से जानवर खरीदना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने इतने फ़ोन अटेंड किए, 3,000-4,000 फ़ोन अटेंड किए, पर लोगों की ये मेंटेलिटी देखी कि साहब वो 4,000-5,000 रुपये का फार्म डालना है, 4,000-5,000 रुपये का जानवर ले लिया। लेकिन जब भी मैं उनसे टेलीफोन पे क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम जब डेयरी फार्म खोलते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, 30,000 की भैंस लेना है या 80,000 रुपये की भैंस लेना है? तो लोग बोलते हैं 80,000 रुपये की भैंस लेना है। तो फिर गोट फार्म के अंदर आप 3,000 रुपये की बकरी क्यों लेना चाहते हो? अगर आप 35,000, 30,000, 35,000 रुपये की बकरी लेंगे जिसमें 1.5 किलो से 2 किलो दूध निकलेगा, वो जानवर जो है उस अच्छा ग्रोथ करेगा, जो नया बच्चा आएगा, नई जनरेशन आएगी। इसलिए ज़्यादातर फार्मर जो है गलत फहमी में रहते हैं कि 3,000-4,000 रुपये का जानवर ले रहे हैं। खान साहब, जैसे कोई नया बकरी फार्म खोलता है तो उसको, जैसे आपके पास तो जितने भी आप सोजत को सिरोही से क्रॉस करवाते हो, सिरोही को सोजत से करवा देते हो, ठीक है? तो ये तो आपके फार्म पे आप क्रॉस ब्रीड करवाते हो, और कोई नया भाई बकरी फार्म करता है तो उसको इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसमें मेरी सलाह ये है कि नया फार्मर जिसके पास में लिमिटेड ब्रीड है, 1 ब्रीड है या 2 ब्रीड है, या मान लीजिए सिर्फ सिरोही है जी, तो सिरोही ब्रीड है, तो अगर वो क्रॉस करवाएगा किसी दूसरे से, मालवा से करवाए, सोजत से करवाए, तोतापरी से करवाए, तो फिर उसको प्योर ब्रीड नहीं मिलेगी। और अगर कोई आदमी नया फार्म खोलने के लिए जानवर उसके यहाँ खरीदने जाएगा तो फिर वो प्योर ब्रीड कैसे लाएगा? यानी अगर आपका कहना है कि अगर वो ईद पर्पस से अगर करता है तो कोई दिक्कत नहीं, ईद पर्पस में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और अगर ब्रीडिंग पर्पस से करता है तो इस तरह का बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, तो उसको कोई फायदा ही नहीं होगा? कोई फायदा नहीं। अच्छा, ठीक है। खान साहब, अगर कोई नया भाई बकरी फार्म स्टार्ट करता है तो उसको अपने फार्म में कौन कौन सी ब्रीड से अपना बकरी फार्म स्टार्ट करना चाहिए? इसके लिए मेरी सलाह है कि वो सिरोही रखे, बरबरी रखे, सोजत रखे और हमारे यहाँ की लोकल मालवा की ब्रीड है ये रखे, क्योंकि इन जानवरों में जनरली
बीमारी नहीं आती है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और इन बकरियों में दूध भी अच्छा होता है। अच्छा, इनको कम खर्चे में भी आप और कम आसानी खर्चे से में पाल इसको सकते हैं। बिल्कुल। जी। हाँ। तो अगर कोई तोतापुरी, जमुनापरी ये ब्रीड अगर पालना चाहे तो उसके बारे में क्या सोचते हो आप? जमुनापरी और तोतापरी ब्रीड जो है वो पर्टिकुलरली हमारे मालवा एरिया में इधर के क्लाइमेट में वो सूट नहीं हो पाती है। अच्छा, जितने भी गर्म क्षेत्र है, हाँ, गर्म क्षेत्र में वो जो है अभी उधर मेवात का एरिया है, इटावा है, उधर मेवात में तोतापरी सूटेबल हो जाती है, इटावा में जो है जमुनापरी, लेकिन जमुनापरी लोग मांगते हैं लेकिन जमुनापरी हर जगह सूट नहीं हो पाती। वो तोतापुरी के बारे में क्या बोलते हैं? तोतापरी का भी जमुनापरी जैसे ही है। अच्छा, ये क्रॉस ब्रीड है ये तो भी, हाँ, तोतापरी एक क्रॉस ब्रीड है। वो क्रॉस ब्रीड जो है वो इधर के इलाके में नए फार्मर को मेरी सलाह है कि वो तोतापरी जमुनापरी ना रखें। खान साहब, पिछला एक हमारा सवाल था कि कितने से स्टार्ट करना चाहिए, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस बार कोई नया भाई अगर देखता है बकरी फार्म का ये वीडियो आपका, तो उसको बकरी फार्म कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए? मेरी सलाह ये है कि उसको 10 से 15 बकरियां रखना चाहिए। और अगर आदमी को ये बोलता है कि पैसे के दम के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा रख लूँ, तो पैसे के दम के ऊपर वो गोट फार्म नहीं चला सकता। उसको सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेंटेनेंस है बकरियों का, उसकी देखभाल ज़रूरी है बजाय पैसे के। खान साहब, जैसे कि ज़्यादातर आपके पास भी ये फ़ोन आए होंगे और मेरे पास भी आते हैं कि छोटे बच्चे बकरी फार्म में ज़्यादा मरते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका मेन वजह यह है कि फार्मर सस्ते के चक्कर में लोकल बकरियां ले आता है, 5,000, 7,000, 8,000 की बकरियां, और उसको जो है दूध 100 ग्राम दूध निकलता है। 100 ग्राम दूध में 2 बच्चे 50-50 ग्राम दूध पीते हैं और उनका पेट नहीं भर पाता है, तो वो भूख की वजह से उनको दस्त लगता है। दस्त की ज़्यादा शिकायत होती है। कई लोग जो मेरे भाई लोग इसको देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो एग्री करेंगे कि उनके बच्चे ज़्यादातर दस्त की शिकायत से मरते हैं। उसका मेन कारण ये है कि वो भूख की वजह से मरते हैं या फिर प्रॉपर देख रेख में कहीं कुछ कमी है, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, केयरिंग का भी हो सकता है केयरिंग में ये बहुत बड़ा फैक्टर, ये सबसे बड़ा फैक्टर है ये। जी। खान साहब, जैसे छोटे बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए, आप शॉर्ट में बता दिए थोड़ा। छोटे बच्चों को 1 महीने तक, शुरू में 8 दिन तक, जब तक बच्चा मेंगनी पर नहीं आता है, तब उसको टाइम टेबल से दिन में 3 बार दूध पिलाना चाहिए। और उसको सर्द ठंडी हवा से, उसको जितना हो सके उसको ठंडी हवा से बचा के रखें। और 1 महीने के बाद में उसको दिन में 2 बार दूध कर देना चाहिए। और ये देखें कि दूध उस बकरी से बराबर उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर लोकल बकरी है तो फिर वही भूख वाली बात हो जाएगी कि उसको दूध पूरा मिलेगा नहीं। खान साहब, जो पिछले इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा एक ही सवाल पूछा था कि खान साहब जानवर को क्या खिलाते हैं, तो जैसे मैं देख रहा हूँ अभी तो आपने खाने में मसूर का चारा डाल रखा है। मसूर का भूसा, जी। मसूर का भूसा, चने का भूसा, मूंग का भूसा, इन जानवरों को खिलाएं। लेकिन खिलाने के लिए इस टाइप की ट्रे जो हमने ये मैनुअली बना रखी है ट्रे। अच्छा, इसको निकाल के आप साफ कर सकते हो? इसको निकाल के साफ कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसमें धुलता नहीं, अच्छा, वेस्टेज नहीं होता। अच्छा, कई जगह पे जैसे होता है कि ट्रे पे जानवर चढ़ जाता है, फिर उसमें पेशाब कर लेता है। इसमें चढ़ नहीं सकता जानवर। अच्छा, ये जैसे बैरिकेड टाइप का, बैरिकेड टाइप का एंगल लगा रहे हैं, तो इसमें जानवर चढ़ेगा नहीं। जी जी जी। इधर इस साइड भी। तो खान साहब, एक दिन में जैसे प्रतिदिन की इनकी दिनचर्या क्या है कि सुबह क्या खिलाते हो, दोपहर में और शाम को क्या खिलाते हो? इसमें जानवरों को सुबह जो है ये भूसा दिया जाता है। काय का? अभी ये मेरे पास मसूर का अवेलेबल है। चने का जो खारिया आता है, हमारे यहाँ खारिया बोलते हैं, चने का भूसा या मूंग का भूसा, सुबह ये जितना खा सकते हैं उतना खिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर बिल्कुल एकदम ट्रे साफ कर देते हैं। उसके बाद दिन भर कुछ नहीं खिलाते। दिन भर कुछ नहीं कुछ नहीं खिलाते, ताकि वो सुबह जो उसने खाया है भरपेट, उसको हजम करने के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। जी जी। उसके बाद में शाम को 4 बजे 5 बजे ये मेरे पास गूलर की पत्तियां हैं,
CO3 है, नेपियर है। ये घास जो है शाम को 3 से 4 बजे के बीच में वो इनको डालते हैं थोड़ा सा। इसके बाद रात में इनको दाना डालते हैं। अच्छा, दाने में क्या देते हो आप? दाने में जनरली अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सीज़न गेहूं का सस्ता की गेहूं है तो गेहूं दे दिया, मक्का सस्ती अभी मक्का सस्ती हो जाएगी तो मक्के की टुकड़ी दे दी। अभी बारिश ये ठंड में जो है बाजरा आएगा तो उनको बाजरा दे दिया। एक जानवर को, बड़े जानवर को 300 ग्राम काफ़ी होता है एक जानवर को एक दिन में? एक दिन में शाम के टाइम देने से ये फ़ायदा होता है कि वो रात भर अपना आराम से जुगाली करता रहता है। अच्छा, उसमें शाम को आप सूखा चारा कुछ भी नहीं देते तो हो? शाम को कुछ सिर्फ दाना? सिर्फ दाना देते हैं और 4 बजे के आसपास में उसको हरी पत्ती देते हैं। अच्छा, पानी का कैसा है आपके पास सिस्टम? पानी के लिए भी मेरा इसी टाइप का ट्रे है। अगर आप देखेंगे तो मैं पानी का ट्रे आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये खान साहब पानी का बर्तन है? हाँ, ये मेरा पानी का ट्रे है। इसको जो है साफ रखने के लिए इस ट्रे को जब पानी सब जानवर पी लेते हैं तो बचा हुआ पानी इस तरीके से गिरा देते हैं, ढोल देते हैं और उसको पौंधा कर देते हैं। अच्छा, इसमें साफ सफाई अच्छी रहती है? साफ सफाई अच्छी रहती है क्योंकि अगर आप दूसरे बर्तनों में पानी पिलाएंगे तो काई जमती है। अच्छा। इसमें आप देखेंगे कि अच्छा, विशेषकर जो प्लास्टिक के बहुत से हाँ। भाई प्लास्टिक के बर्तन रखते हैं तो उसमें काई जमती है। इसमें आप देखिए बिल्कुल इसमें काई नहीं है और हमारे चौकीदार का छोटा बच्चा भी जो है इसको साफ कर लेता है। अच्छा, इसमें ये साफ सफाई रहती है? साफ सफाई तो इससे जानवर को शुद्ध पानी भी मिलता है? शुद्ध पानी मिलता है, काई भी नहीं रहती, कचरा नहीं रहता इसमें कुछ भी। पानी पिया इसको फिर उलट देते हैं। अच्छा, आपके पास जो जानवर है उसका तंदुरुस्त होने का ये भी एक कारण है। ये बहुत बड़ा फार्मूला है आपका, ये बहुत बड़ा फार्मूला है कि अगर चारा सही खाएगा है ना, और साफ ट्रे में साफ बर्तन में खाएगा है ना, वो भी खासियत है, और पानी भी उसको सही मिलेगा तो साफ पानी मिलेगा तो तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा, ठीक है खान साहब, ये सब चीज़ें। खान साहब, जैसे सबके मन में एक ये भी सवाल रहता है कि ठीक है बकरी फार्म तो कर लेंगे है ना, और उसमें ब्रीडिंग पर्पज़ से भी कर लेंगे और ईद पर्पज़ से भी कर लेंगे, तो इसका मार्केटिंग कैसे करेंगे कि खुद सेलर आपके पास आए खरीदने के लिए? इसके लिए क्या करेंगे? मार्केटिंग के लिए देखिए, ईद के बकरे अगर आप तैयार करते हैं, नया फार्मर कोई भी ईद के बकरे तैयार करता है तो कुर्बानी के ऊपर जो है लोग जो है उसके यहाँ घर पे ही पहुँच जाते हैं, उसके फार्म पर पहुँच जाते हैं। खुद प्रचार करना पड़ेगा आपको? प्रचार करना पड़ेगा कि आपका फार्म फलानी जगह है, वहाँ से लोग आते हैं, आपके यहाँ से ले जाते हैं। कहीं आपको मार्केट में, बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद ही आते हैं। दूसरा, मार्केटिंग में आपके यहाँ फार्म पर बच्चे तैयार होते हैं, आप बच्चे बेच सकते हैं। जो नए फार्मर आपसे बच्चे ले जाएंगे, बकरियाँ ले जाएंगे। खान साहब, पिछला एक वीडियो डाला था, उसमें वीडियो तो काफ़ी पसंद किया था और लोगों ने आपको फ़ोन भी लगाया, तो सभी की शिकायत भी ये थी कि खान साहब फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? नहीं, मुझे लोगों को मुझसे शिकायत है, मुझे लोगों से शिकायत है। रात को 2 बजे और 3 बजे भी फ़ोन आते हैं, तो आप बताइए मैं फ़ोन बंद करूं या नहीं करूं? बिल्कुल। इसके अलावा मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ने जाता हूं, मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूं, उस वक्त फ़ोन आते रहते हैं। और दूसरे ये है कि आदमी जब चाहता है जब फ़ोन लगा लेता है, कहीं कोई बिजी है, कहीं गया हुआ है, फ़ोन लगा दे, कैसे उठाएंगे फ़ोन? तो कुछ टाइम है आपका? हाँ, मेरा फिक्स टाइम रहता है। बहुत लोग सेटिस्फाइड हैं। सुबह 8 से 1 बजे तक मैं बिल्कुल इत्मीनान से बात करता हूं अपने घर पर और सबको सेटिस्फाइड करता हूं। सलाह मेरी ये है कि 8 से 1 बजे तक आप फ़ोन लगाएं, बिल्कुल मिलूंगा मैं। खान साहब, हमारा फाइनल क्वेश्चन यही है कि बकरी फार्म में प्रॉफिट होता है या नहीं, और होता है तो कितने साल में होता है, ये आपके अनुभव बताइए। जहाँ तक प्रॉफिट की बात है तो 2 तरीके से गोट फार्मिंग में सेल एंड परचेस के आधार पर, या खर्चे जितने भी हैं उसके आधार के ऊपर प्रॉफिट डिपेंड करता है कि अगर नया फार्मर कुर्बानी के लिए जानवर तैयार करे तो वो 10 महीने 11 महीने में, क्योंकि बकरीद के बाद वो जानवर खरीदेगा तो 12 महीने में अगर उसके बकरे तैयार हो जाते हैं तो उसमें उसको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में उसको ब्रीडिंग करने से उसके बच्चे भी बिकते हैं और बकरियां भी बिकती हैं, तो प्रॉफिट
कुर्बानी के बकरों से ज़्यादा ब्रीडिंग में है, लेकिन इसमें टाइम कम लगता है बकरों में कुर्बानी के, और ब्रीडिंग वाले में टाइम 2 से 2.5 साल लगता है। अच्छा, फ़र्क ये भी है इसमें कि अगर आप कुर्बानी वाला खरीदोगे तो आपको हर साल खरीदना हर पड़ेगा, साल खरीदना है पड़ेगा, ना? बिल्कुल। जैसे एक बार स्टॉक खत्म हुआ उसके बाद हर साल खरीदना पड़ेगा। और ब्रीडिंग वाले में क्या है कि अगर आपने एक बार चेन डाल चल दिया है जाती है, तो एक चेन बन चेन जाएगी। चल जाती है। जी जी, ये बिल्कुल हाँ। सही।